वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे सीएचओ का एग्ज़ाम होने वाला है जिनका एमपी के लिए, राजस्थान के लिए, साथ ही साथ जो एचपीएसएसबी का स्टाफ नर्स के लिए पेपर होने वाला है उनके लिए भी। तो यहाँ पर मैंने आज से एक मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट करी हुई है इस चैनल पर, तो जिसमें आपको डेली 20 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा और इस सीरीज़ में आपको डेली इवनिंग में ही प्रोवाइड करा पाऊँगी। साथ ही साथ जो पुराने पेपर रहेंगे वो भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए प्रोवाइड करा पाऊँ। तो यहाँ पे गाइस टोटल 20+ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग को उसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट जो मॉडल पेपर सेकंड रहेगा उसमें आपका आंसर बताऊंगी मैं। साथ ही साथ जीके के लिए भी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसे मैंने एम्स और सेट के लिए करी थी। तो मेरे दूसरे चैनल जीके विद कीर्ति पे आपके लिए डेली रात में 10 से 11 बजे के बीच में एक वीडियो मिलेगा। उसमें आपको डेली का करंट अफेयर और जिस भी स्टेट के लिए एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आई होप आप लोग वहाँ भी जाके चेक करें, तो आज से या फिर कल से वहाँ पर वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँगी। तो यहाँ पर आपके लिए आज टोटल 20+ क्वेश्चन रहेंगे और डेली आपको इसी टाइम पर 6 से 7 बजे, 6:30 से 7:30 या 8 बजे के बीच में एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको 20+ क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन मॉडल पेपर। जो पुराने पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं स्पेशली सीएचओ के, उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि नॉर्सेट का लेवल थोड़ा चेंज था, यहाँ पर सीएचओ की बात हो रही है, एचपीएसएसबी एग्जाम की बात हो रही है, तो उस लेवल के क्वेश्चन हम देखेंगे। साथ ही साथ इसी चैनल पर आपके लिए जितने भी अभी तक सीएचओ के पेपर हुए हैं ऑल ओवर सभी स्टेट में एक भी क्वेश्चन पेपर है जो मिस नहीं होगा, आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग जाके एक बार चेक जरूर कीजिए। साथ ही साथ जो पेपर आफ्टर सीएचओ की 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। स्पेशली एमपी के मुझे 2 या 3 पेपर मिले थे, मैंने वो आपके लिए प्रोवाइड कराए थे, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट। तो हेल्थ के डायमेंशन आपने पढ़े हैं, उनमें से यहाँ पर कौन सा नहीं है? ऑप्शन है फिजिकल, मेंटल, सोशल और हॉलिस्टिक। तो यहाँ पर जो हेल्थ का डायमेंशन नहीं है वो है हॉलिस्टिक डायमेंशन। जो हेल्थ के मेनली डायमेंशन है वो कितने हैं? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ पर मेनली 5 डायमेंशन है हेल्थ के, बट यहाँ पर हॉलिस्टिक डायमेंशन है क्या जो नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम जो राजस्थान सीएचओ और एमपी सीएचओ का सिलेबस है वो एज ऑन सेम है, बट राजस्थान सीएचओ के सिलेबस में क्या किया है इवन उन्होंने पॉइंट वाइज भी बताएं कि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए। और एमपी सीएचओ का सिलेबस क्या रहा है पहले का जो सेम, वही सिलेबस इस बार भी रहेगा कि उन्होंने पूरे 10 लाइन में पूरा सिलेबस कवर कर दिया कि एनाटॉमी से 5 नंबर का, फिजियोलॉजी से 5 नंबर का, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग के लिए मैं एमपी का सिलेबस भी आज ही प्रोवाइड करा दूंगी, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और आप लोग एक बार राजस्थान और एमपी सीएचओ का सिलेबस मैच जरूर कर लेना, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो उसी बेस पर है जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन रेडी करूँगी, ताकि आपके लिए एमपी वालों को ये ना रहे कि मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है, बट सीएचओ के लिए क्वेश्चन सेम रहेंगे सभी के लिए। नेक्स्ट इज विच वन इज द ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स। यहाँ पर ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स कौन से हैं? ब्लेज हेल्थ गाइड, डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, बोथ ए एंड सी। तो ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स जो स्टार्टिंग से ब्लेज लेवल पर या फिर कहीं पर भी हेल्थ केयर वर्कर्स की पोस्टिंग करी जाती है, तो यहाँ पर उनमें से ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, बोथ ए एंड सी। ब्लेज हेल्थ गाइड और आंगनवाड़ी वर्कर से क्या है? ग्रॉस रूट लेवल हेल्थ वर्कर्स हैं। ब्लेज हेल्थ गाइड, लोकल दाइस, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा और ऊषा। ऊषा का मतलब है यहाँ पर अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और आशा का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्या है? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ग्रॉस रूट लेवल जो वर्कर्स हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इज इन इंडिया विच वन इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। इंडिया की जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है किसको माना जाता है? सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर रीजनल हॉस्पिटल्स। तो बात की जा रही है यहाँ पर सब सेंटर, जो प्राइमरी
जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है, पहली बार कहाँ रेफर किया जाता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको कहा जाता है, तो वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और यहाँ पे आपके लिए बात जब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जा रही है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट है, तो आपके लिए जो पॉपुलेशन नॉर्म्स है, पॉपुलेशन है कितनी कहाँ पे होती है, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो आपके लिए याद रखना है कि एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन के लिए, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्योंकि ये पॉपुलेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। यदि आपके लिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 5000 प्लेन एरिया में पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर क्या होगा, पीएससी होगा, सीएससी होगा, या फिर सब सेंटर होगा। तो इस तरीके से तो सब सेंटर का जो प्लेन एरिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 5000। हिली ट्राइबल एरिया जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर 3000 पॉपुलेशन में एक सब सेंटर होगा। और एक पीएचसी 30,000 जो प्लेन एरिया की पॉपुलेशन, 20,000 है जो हिली और ट्राइबल एरिया में। और एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन में होता है, यदि प्लेन एरिया की बात की जाए तो 1,20,000, और हिली और ट्राइबल और पहाड़ी एरिया रहेंगे तो 80,000। और एक हेल्थ केयर वर्कर के लिए यदि प्लेन एरिया है तो 5,000 पॉपुलेशन में रखा जाएगा, हिली ट्राइबल एरिया है तो 3,000 पॉपुलेशन के बीच में। तो इस तरीके से आपको पॉपुलेशन नॉर्म्स भी याद रखना है कि जो सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितनी पॉपुलेशन होती है। साथ ही साथ इनका जो स्टाफिंग पैटर्न है वो भी आप लोग याद रखिए, कई बार एग्जाम में आपको आ सकता है। तो आप लोगों के लिए मैंने कई बार है जो बता चुकी हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपके लिए इन तीनों का क्या स्टाफिंग पैटर्न है वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पर आप लोग सब सेंटर, पीएससी, सीएससी का स्टाफिंग पैटर्न भी याद रखना कि कहाँ का कितना होता है। सब सेंटर में तो टोटल 3 और 4 लोग ही होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 15 रहते हैं टोटल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 25। तो इस तरीके से आप लोग इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन क्या है, होम विजिट्स, रिकॉर्डिंग, हेल्थ एजुकेशन, या फिर इम्यूनाइजेशन। तो बैकबोन पूछा है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की, तो क्या है वो है होम विजिट। इज द राइट आंसर इज ए, होम विजिट क्या है, पब्लिक हेल्थ नर्स की एक बैकबोन है। नेक्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड विब्रियो कोलेरा वर आइडेंटिफाइड बाय। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कोलेरा की खोज किसने की थी। ऑप्शन है यहाँ पर वान हेलमेंटस, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, या फिर वॉन ल्यूवेनहॉक। तो विब्रियो कोलेरा जो कोलेरा को कॉज करने का कारण है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ट्यूबरक्लोसिस कॉज करने का कारण है। तो इन दोनों की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। तो यहाँ पर आपके लिए याद रखना है कि रॉबर्ट कोच ने विब्रियो कोलेरा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है इन दोनों की खोज की थी। नेक्स्ट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज नोन एज। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है जो क्या है, साल, 7, बोथ, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और एक होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को क्या कहा जाता है, 7, और जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है यहाँ पर वो क्या है, साल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। जो आईपीवी है दैट मीन्स इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है साल, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी क्या है, 7। Next is gray baby syndrome seen in infants characterized by progressive abdominal distension, pallor, cyanosis and vasomotor collapse. 3 to 4 days are associated with used of. ग्रे बेबी सिंड्रोम अभी रिसेंट में नॉर्सेट एम्स में भी आया था। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम की कंडीशन उन इन्फेंट्स में देखने को मिलती है और जो क्लोराम्फेनिकोल मेडिसिन लेते हैं जनरली। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि क्लोराम्फेनिकोल लेने से कौन सा सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, या फिर ग्रे बेबी सिंड्रोम किस मेडिसिन के कारण इन्फेंट्स में देखने को मिल सकता है। तो ये देखने को मिलता है जनरली क्लोराम्फेनिकोल मेडिसिन के कारण। तो यहाँ पर इसके सिम्टम्स भी बताए हुए हैं कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगी, पैलर रहेगा, साइनोसिस रहेगा, और वैसोमेटर कोलैप्स हो सकता है विद इन 3 to 4 डेज के जो क्लोराम्फेनिकोल मेडिसिन है उसके यूज़ करने से। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम है जो इन्फेंट्स में होता है जनरली, और दूसरा कि क्लोराम्फेनिकोल मेडिसिन के यूज़ करने के कारण होता है। नेक्स्ट इज रेड मैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ। तो रेड मैन सिंड्रोम किस मेडिसिन के कारण होता है, वैंकोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, या फिर इरिथ्रोमाइसिन। ये यहाँ पर सभी एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हुए हैं।
तो रेड मैन सिंड्रोम किस एंटीबायोटिक के कारण हो सकता है? पूरी बॉडी पर रेड रेड स्पॉट आ सकते हैं, या फिर पूरी बॉडी पर रेड रेड क्या कह सकते हैं हम, जो पिंपल्स टाइप्स उस तरीके से आ सकते हैं। तो यहाँ पर रेड मैन सिंड्रोम जो देखने को मिलता है वो होता है जनरली बैंकोमाइसिन मेडिसिन के कारण, बैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक के कारण। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ? तो एंटी मलेरिया मंथ है जो कब से, सॉरी किस मंथ के लिए एज एन एंटी मलेरिया मंथ के रूप में मनाया जाता है? दिसंबर, मई, जनवरी या फिर जून? तो जून के लिए क्या कहा जाता है? एंटी मलेरिया मंथ। इस महीने में जो अवेयरनेस फैलाई जाती है, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है कि जो भी मॉस्किटो की ब्रीडिंग है और उनका फैलना है उसको कैसे रोका जाए, आपके घरों में पानी नहीं भरना, इन सभी चीज़ों के थ्रू अवेयरनेस फैलाई जाती है। एंटी मलेरिया मंथ किसको कहा जाता है? जून के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, जून। अभी रिसेंट में है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, उन्होंने एक न्यूट्रिशनल मंथ भी रखा है। तो वो किस महीने के लिए रखा है? वो सितंबर। आई थिंक अगस्त और सितंबर। आप एक बार इसके लिए कंफर्म जरूर कर लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इज इन विच 5 year प्लान प्रोग्राम आशा वॉज इंट्रोड्यूस्ड? तो किस पंचवर्षीय योजना में आशा है उनके लिए, जो एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था कि आपके लिए इस लेवल पे काम करना है? ऑप्शन है यहाँ पर 8th 5 year प्लान, 9th 5 year प्लान, 10th 5 year प्लान या फिर 11th 5 year प्लान। तो जो आशा वर्कर हैं उनके लिए किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो ये आई थी जनरली 11th 5 year प्लान में। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 के बीच में, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो आशा है उनकी रिक्रूटिंग की गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, 11th 5 year प्लान 2007 से 2012 तक रही। इसके बाद जो 2012 से 2017 तक पंचवर्षीय योजना रही, उसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं रही। नीति आयोग ने पूरे इसका पैटर्न ही चेंज कर दिया है। तो आपको फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से लेके 12th पंचवर्षीय, जो 12th 5 year प्लान है वहां तक याद रखना है। और साथ ही साथ इन योजनाओं के बीच में कौन कौन से स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम या फिर स्कीम लॉन्च की गई हैं वो भी आपको याद रखनी है। तो आशा किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11th 5 year प्लान में, जो 2007 से 2012 के बीच में रही। नेक्स्ट इज अंडर NRHM हु विल बी द लिंक पर्सन बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत जो कौन सा एक लिंक पर्सन है जो कम्युनिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच में एक लिंक बना के रखता है? TBA, दैट मीन्स ट्रेन बर्थ अटेंडेंट, ANM, आशा या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स? तो जो पर्सन है कम्युनिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करवाता है वो कौन है? वो है आशा। जो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत कौन है जो लिंक प्रोवाइड करवाता है? आशा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, आशा। साथ ही साथ NRHM की बात की जा रही है यहाँ पर। तो NRHM किस लेवल पर हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाता है? तो ये रूरल हेल्थ लेवल पर, विलेज लेवल पर है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। भी आप याद रखना, हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट? तो यहाँ पर सभी वैक्सीन एट बर्थ दी जाती हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए। तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन एट द बर्थ दी जाती हैं? तो वो है BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, बट हेपेटाइटिस ए को नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज डिगॉक्सिन इज विथहेल्ड व्हेन द पल्स रेट ऑफ पेशेंट इज? डिगॉक्सिन जो डिजिटालिस एजेंट है, तो ये क्या करते हैं? मसल्स से उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। डिगॉक्सिन को कब रोका जाता है कि पल्स रेट कितनी हो, जब डिगॉक्सिन को विथहेल्ड करना है या नहीं देना है, स्टॉप करना है? ऑप्शन है बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80 या फिर बिलो 90। डिगॉक्सिन क्या करती हैं? एक तो पल्स रेट को ऑलरेडी, जो पल्स रेट क्या है, कम है, और उस टाइम पे और डिगॉक्सिन देंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगी। इस तरीके से डिगॉक्सिन कब नहीं देना है? जब पल्स रेट कितनी हो? बिलो 60 बीट पर मिनट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए, बिलो 60। नेक्स्ट इज फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन अलॉन्ग विथ? तो विटामिन ए का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है? सॉरी, किस वैक्सीन के साथ दिया जाता है? MMR, OPV, DPT या फिर मीजल्स? तो फर्स्ट डोज है जो विटामिन ए का दिया जाता है मीजल्स वैक्सीन के साथ में।
मीजल्स वैक्सीन के साथ विटामिन ए का फर्स्ट डोज दिया जाता है 1 लाख यूनिट, और ये हर 6 महीने में फिर प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। यदि यहाँ पर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी ना पूछ के डायरेक्ट डिगॉक्सिन लिखा जाए तब भी सेम क्वेश्चन रहेगा कि अर्ली इंडिकेशन क्या रहेगा यदि ओवरडोज हो जाए डिजिटालिस या फिर टॉक्सिसिटी हो जाए बॉडी में डिजिटालिस की। तो फर्स्ट इंडिकेशन क्या देखने को मिलेगा, सीजर्स, विजुअल एब्रिएशन, फटीग और हेडेक। तो जो फर्स्ट चेंजेस देखने को मिलेंगे अर्ली इंडिकेशन रहेगा डिजिटालिस और डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का, वो होगा विजुअल एब्रिएशन। उसके बाद है जो ईयर में टिनिटस होगा, टिंगलिंग साउंड सुनाई देंगे, सभी चीज़ें होंगी, वॉमिटिंग होगी। बट फर्स्ट जो अर्ली इंडिकेशन रहेंगे डिजिटालिस टॉक्सिसिटी के वो क्या होंगे, विजुअल एब्रेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द। तो ड्रग का मोस्टली पार्ट कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर या फिर स्टमक। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात की जा रही है तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यदि इसके मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो कहाँ पर होगा, वो होता है लिवर में। और एक्सक्रीशन पूछा जाए कि कोई भी मेडिसिन है उसका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है सबसे ज़्यादा, तो वो होती है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेटाबॉलिज्म लिवर में, और साथ ही साथ इनका जो एक्सक्रीशन है कहाँ पर होगा, किडनी में। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज। तो नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन है उसका रूट क्या होगा, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबलिंगुअल या फिर सबक्यूटेनियस। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन होती हैं जो हार्ट के पेशेंट को दी जाती हैं, जनरली एंजाइना पेक्टोरिस में है जो दी जाती हैं, तो यहाँ पर उनका जो मोस्टली रूट कौन सा होता है, वो होती है सबलिंगुअल, अंडर द टंग रख के जो मेडिसिन दी जाती हैं, क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी डिसीज वाटर और फूड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन है कोलेरा, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस सी। तो कोलेरा, पोलियोमाइलाइटिस और हेपेटाइटिस ए, ये क्या है जनरली, एक तो फीको ओरल रूट के थ्रू या फिर कंटामिनेटेड वाटर फूड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती हैं। बट हेपेटाइटिस है जो ट्रांसमिट नहीं हो सकती क्योंकि ये जनरली हेपेटाइटिस सी है, क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, बॉडी में ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर ही ये ट्रांसमिट हो सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी डिसीज वाटर और फूड से ट्रांसमिट हो सकती हैं, तो वो है कोलेरा, पोलियोमाइलाइटिस और हेपेटाइटिस ए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी, हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट इज हाई प्रेवलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल। तो हाई प्रेवलेंस रेट किस तरीके के लोगों में हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस होने के लिए। ऑप्शन है यहाँ पर स्मोकर्स, डायबिटिक, अस्थमेटिक्स या फिर HIV पॉजिटिव। तो हाई प्रेवलेंस पूछा है कि सबसे ज़्यादा रिस्क किन लोगों को है ट्यूबरक्लोसिस होने के लिए। तो ये जिन भी लोगों को HIV पॉजिटिव है स्पेशली उनको हो सकती है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस्ड होती है। कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ उन्हीं लोगों के अंदर सबसे पहले ट्रांसफ़र होगी जिनकी इम्यूनिटी क्या है, सप्रेस्ड है किसी भी चीज़ को लेके। और HIV वाले लोगों की इम्यूनिटी तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड रहती है। तो इस कारण से ट्यूबरक्लोसिस का जो हाईली प्रेवलेंस ग्रुप हो सकता है वो क्या है, HIV पॉजिटिव पीपल। सेकेंडरी यदि कहा जाए तो वो स्मोकर्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर हाईली प्रेवलेंस पूछा है तो वो क्या है, HIV पॉजिटिव। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड, UIP। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन है 1995, 1985, 1973 या फिर 1991। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये ज़्यादा पुराना प्रोग्राम नहीं है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है एक, इसके पहले प्रोग्राम था उसी का एक मॉडिफाइड रूप है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1985 को, 1985 को। इसके पहले जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन था EPI वो आया था 1978 में। फिर उसी को मॉडिफाइड करके 1985 में क्या किया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो लाया गया। तो गाइज एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी, उसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में देना। सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन और अभी बचा है।
इन बीजल्स कॉप्लेक स्पॉट्स आर सीन इन। तो बीजल्स में है जो कॉप्लेक स्पॉट्स कब देखने को मिलते हैं? प्रोड्रमल स्टेज, पोस्ट बीजल्स स्टेज, इरप्टिव स्टेज या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो कॉप्लेक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं बीजल्स में प्रोडर्मल स्टेज में। और एग्जाम में आपको ये भी आ सकता है कि कॉप्लेक स्पॉट्स किस में देखने को मिलते हैं? तो बीजल्स की कंडीशन में होते हैं और साथ ही साथ जो बीजल्स की प्रोड्रमल स्टेज है उसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट इज WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्मॉल पॉक्स को पूरे वर्ल्ड से, पूरे ग्लोबल लेवल पर इरेडिकेट कब कहा था कि अब कहीं भी नहीं बचा है? ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1977, 5 जुलाई 1975, 17 मई 1975 या फिर 8 मई 1980। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्मॉल पॉक्स को ग्लोबल लेवल पर एडिकेट बताया था 1980 में। 8 मई 1980 को WHO ने स्मॉल पॉक्स को क्या किया था? पूरे वर्ल्ड से एरेडिकेट बताया था। तो यहाँ पर स्मॉल पॉक्स की बात की जा रही, तो इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, भी आप याद रखिए। और ये फर्स्ट वैक्सीन है, किसने खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने 1796 में, 1796 में। और इसको पूरे विश्व से एरेडिकेट कब माना गया? वर्ल्ड एरेडिकेट ग्लोबल लेवल पे, तो ये हुआ था 8 मई 1980 को। नेक्स्ट इज टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई इम्यूनिटी स्टेटस अगेंस्ट डिप्थीरिया इज। तो डिप्थीरिया की इम्यूनिटी का पता लगाने के लिए, इम्यूनिटी स्टेटस का पता लगाने के लिए डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिक टेस्ट, माउंटेक्स टेस्ट, विडाल टेस्ट या फिर एलन टेस्ट। तो जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है डिप्थीरिया के लिए वो क्या है? सिक टेस्ट है। माउंटेक्स ट्यूबरक्लोसिस के लिए, विडाल टेस्ट है जो टाइफॉइड फीवर के लिए किया जाता है, और एलन टेस्ट ईवीजी एनालिसिस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म होता है? सिक टेस्ट। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में देना। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज एडेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर। ओरल पोलियो वैक्सीन को जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें कब ऐड किया गया था? 1979, 1990, 1995 या फिर 1990। यहाँ पर दो बार सेम ऑप्शन है, तो यहाँ पर इनमें से आपको इन तीन ऑप्शन में से राइट आंसर बता देना है। आपके लिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो नेक्स्ट मॉडल सीरीज रहेगी उसमें आपको इसका आंसर मैं दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।